मैं डॉक्टर रितेश कुमार आज के सेशन में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक एग्जाम की नजर में काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का टाइटल ब्रिक्स है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था का एक समूह है और इसके संस्थापक सदस्य में एक सदस्य भारत भी है, जो ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, साथ ही साथ विविधता और बहुलता के आधार पर इसकी स्थापना में अपनी अहम भूमिका निभाई। सामान्यतः ब्रिक्स को भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच का एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में देखता है और इस दिशा में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब हम ब्रिक्स पे गौर करते हैं तो इसकी महत्ता इसी से लगाई जा सकती है कि ब्रिक्स का विश्व के कुल जनसंख्या में ब्रिक्स देशों के समूह का कितना प्रतिशत योगदान है। तो 43% योगदान है। साथ ही साथ विश्व के कुल जीडीपी का 35% योगदान ब्रिक्स संगठन का है। यहां आपको समझना होगा, जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ब्रिक्स विश्व के कुल निर्यात में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। लगभग 20% निर्यात में ब्रिक्स की भूमिका है। इतना ही नहीं, विश्व के कुल भूमि विस्तार में ब्रिक्स देशों के संगठन का विस्तार कितने प्रतिशत भूमि पर है। तो 25% भूमि में है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े तो उसकी पृष्ठभूमि में गौर करने की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार ब्रिक्स संगठन के जब हम पृष्ठभूमि में गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री में से एक, जिनका नाम जीन ओ नील है, उन्होंने एक शब्द का सृजन किया जिसे हम ब्रिक के नाम से जानते हैं। इस शब्द के द्वारा वे अपनी रिसर्च पेपर में 4 देशों की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को इंगित करने का प्रयास किया और यह बताने का प्रयास किया कि इन देशों के द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्था को एक नई बुलंदियों पर ले जाया जा सकता है। अब यहां पे आपको गौर करना है, नील के द्वारा जो ब्रिक्स शब्द का गठन किया गया उसका पूरा अर्थ क्या होगा। तो ब्रिक का मतलब हो जाएगा ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, जो उनकी आर्थिक क्षमता को इंगित करता है। ऐसी परिस्थिति में आपको गौर करना पड़ेगा, पहली बार ब्रिक्स का औपचारिक गठन किस वर्ष हुआ। तो 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। लेकिन ब्रिक्स की पहली बार औपचारिक बैठक 2006 में अमेरिका के महत्वपूर्ण शहर न्यूयॉर्क में की गई। 2009 में ब्रिक्स की पहली शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के येकातेरिनबर्ग नामक शहर में की गई और 2010 में दक्षिणी अफ्रीका को पूर्ण सदस्य ब्रिक्स के द्वितीय सम्मेलन, जो ब्राजील के ब्राजीलिया नामक शहर में आयोजित की गई, उसमें दिया गया। यहां आपको ध्यान देना है, 2011 में ब्रिक्स का सम्मेलन चीन के सानिया नामक शहर में हुआ और इस सम्मेलन में दक्षिणी अफ्रीका ने ब्रिक्स संगठन में पूर्ण भागीदारी के साथ साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाई। इस क्रम में हम गौर करते हैं, 2014 में ब्रिक्स का 6ठा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस क्रम में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई जो परीक्षा की नजर में काफी महत्वपूर्ण है। उस घोषणा को हम फोटोलोसा घोषणा के नाम से जानते हैं। इस घोषणा के उपरांत ब्रिक्स संगठनों में आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के लिए एक बैंक की स्थापना की गई, जिसे हम एनडीबी बैंक के नाम से जानते हैं, जिसके पहले अध्यक्ष भारतीय बने, जिनका नाम क्या था, श्री केवी कामत था। यह परीक्षा की नजर में काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में हम इस बात पे भी गौर करते हैं, 2021 का काल जो कोविड काल के नाम से जाना जाता है, उसमें ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन
भारत में तो किया गया, लेकिन यह आयोजन कोविड के कारण वर्चुअल रहा, अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यह ब्रिक्स संगठन की बैठक हुई। लेकिन ब्रिक्स संगठन में भारत को अध्यक्षता करने का मौका 3 बार मिला। यह परीक्षा की नजर में काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बार भारत को ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता का मौका 2012 में मिला, जिसकी बैठक कहां हुई? दिल्ली में। ठीक उसी प्रकार दूसरी बैठक 2016 में हुई। यह कहां पे आयोजित की गई? तो दिल्ली में की गई। और 2021 में भी दिल्ली में ही हुआ, लेकिन वो वर्चुअल रूप में हुआ। 2022 में ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन में किया गया, लेकिन यह भी कोविड का दौर था, इसलिए यह बैठक कैसा रहा? वर्चुअल रहा। और 2023 में ब्रिक्स का 15वां बैठक हुआ और इस बैठक में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। उस घोषणा को हम किस नाम से जानते हैं? तो जोहान्सबर्ग घोषणा के नाम से जानते हैं। यह घोषणा ब्रिक्स संगठन में नए देशों के आगमन से संबंधित था। इस घोषणा में अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को शामिल होने की घोषणा की गई। लेकिन ध्यान ये देना है कि आगे चलकर अर्जेंटीना ने इस संगठन में शामिल होने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ सऊदी अरब भी 2024 में इस संगठन में शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन यह जोहान्सबर्ग घोषणा 1 जनवरी 2024 के समय की है। 2024 के समय इसमें से अर्जेंटीना और सऊदी अरब हट गए, लेकिन यह घोषणा 2023 में की गई। अगला जो पॉइंट है उस पर विशेष ध्यान देना है। 2024 में ब्रिक्स संगठन का 16वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन कहां आयोजित की गई? तो कजान नामक शहर में की गई। यह कजान शहर किस देश में है? इसमें भारत की तरफ से शामिल होने वाले भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। तथा जब हम ब्रिक्स संगठन के उद्देश्य पे गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि G7 संगठन के साथ साथ विश्व बैंक और पश्चात अर्थव्यवस्था से प्रभावित जो संगठन है उसके वर्चस्व को रोकने के लिए, उनके वर्चस्व से मुकाबला करने के लिए इस ब्रिक्स संगठन का स्थापना की गई थी। लेकिन आखिर ब्रिक्स काम कैसे करता है? तो ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पे, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड कानून जो है उसके अनुसार अपने क्रियाकलाप को, अपने नियमों को बनाने का काम करता है। लेकिन जब हम ये गौर करते हैं ब्रिक्स संगठन का आधार क्या है, या यूं समझ ले ब्रिक्स संगठन के महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है, तो ब्रिक्स संगठन के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है। ब्रिक्स संगठन आर्थिक एवं सहयोग की बात करता है, साथ ही साथ राजनीतिक और सुरक्षा की बात करता है। इतना ही नहीं, ब्रिक्स संगठन संपूर्ण विश्व में सांस्कृतिक सहयोग की बात करता है। जब हम गौर करते हैं ब्रिक्स संगठन का मुख्यालय कहां है, तो यह ब्रिक्स संगठन का मुख्यालय चीन के संघाई में है। 17वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में कहां होगा? तो ब्राजील में होगा। इसी क्रम में चर्चा में आने का कारण इस संगठन का यह है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने एक घोषणा की कि जनवरी 2025 में इंडोनेशिया को ब्रिक्स का 10वां पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया, जिसके कारण यह संगठन जो है चर्चा में अर्थात लाइमलाइट में आ गया। इंडोनेशिया पे जब हम गौर करते हैं, आखिर इंडोनेशिया के शामिल होने से यह संगठन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हुआ? जब इंडोनेशिया पे गौर किया जाता है तो हम पाते हैं कि इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण प्रजातांत्रिक देश है जो कहां अवस्थित है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है। सर्वाधिक द्वीपों का समूह किस देश में है?
तो इंडोनेशिया में है। इतना ही नहीं, विश्व का 14वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से देश है। साथ ही साथ जनसंख्या की आबादी के आधार पर इंडोनेशिया को विश्व का चौथा महत्वपूर्ण देश के रूप में माना जाता है। इतना ही नहीं, सर्वाधिक मुसलमानों की संख्या किस देश में है? तो इंडोनेशिया में। जब आप कमीशन की तैयारी करेंगे तो मुख्य परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है, ब्रिक्स संगठन में इंडोनेशिया के शामिल होने से क्या असर हुआ, या भारत और इंडोनेशिया के संबंध कैसे हैं। जब इन बातों पे हम गौर करते हैं तो हम पाते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच काफी सुदृढ़ व्यापारिक संबंध है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गौर किया जाए तो दोनों देशों के मध्य लगभग 35 बिलियन के आसपास व्यापार होता है। इतना ही नहीं, आसियान संगठन का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक देश जिसका रिलेशन भारत के साथ है, वह देश कौन है? इंडोनेशिया है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया स्वतंत्रता, समानता और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पे चलने वाला देश है। साथ ही साथ 1955 में बांडुंग सम्मेलन और 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में इंडोनेशिया के योगदान को भूला नहीं जा सकता है। इतना ही नहीं, 1991 में भारत ने पहली बार अपनी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया और इस बदलाव के तहत पूर्व की ओर देखो की नीति की शुरुआत की, जिससे पूर्वी एशिया देशों के साथ भारत के संबंध आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से और सुमधुर होने लगे। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया G20 का सदस्य है, साथ ही साथ यूएनओ का सदस्य है और कई महत्वपूर्ण संगठनों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश वैसे संगठन जिसका भारत सदस्य है, उन तमाम संगठनों का सदस्य भी इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत काफी मजबूत है। वहां हिंदुओं की आबादी लगभग 1 लाख से ज्यादा है तथा वहां पे बौद्ध धर्म के लोग और मुस्लिम समाज के लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं। रामायण, महाभारत के अलावा धार्मिक ग्रंथों का से संबंधित कई तथ्यों का उल्लेख इंडोनेशिया में मिलता है और प्राचीन रामलीला, या यूं समझ ले अभी भी इंडोनेशिया में रामलीला का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। ब्रिक्स संगठन की पहल या उसकी उपलब्धि पे हम गौर करते हैं या उसके योगदान पे जब हम गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि ब्रिक्स संगठन के माध्यम से वैश्विक और रीजनल स्तर पर क्षेत्रीय सुरक्षा का विकास हुआ। साथ ही साथ बहुपक्षीय प्रणाली में भी सुधार हुआ। ब्रिक्स संगठन आतंकवाद का विरोध करता है। ऐसी परिस्थिति में इन संगठन के द्वारा आतंकवाद की घोर निंदा की जाती है और उसके विरुद्ध कई प्रकार के कार्रवाई की बात की जाती है। इतना ही नहीं, क्षेत्र में सहयोग एवं विस्तार किस क्षेत्र में की जा सकती है? तो व्यापार, ऊर्जा, कृषि और बैंकिंग क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ उसे कैसे और आगे बढ़ाया जाए, इस परिस्थिति में ब्रिक्स संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। 2015 में ब्रिक्स संगठन के शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण संगठन की या बैंक की स्थापना की गई, जिसे हम CRA के नाम से जानते हैं। यह बैंक का है, यह एक आर्थिक अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू है जिसे कॉन्टिजेंट रिवर्स हैरेसमेंट के नाम से जानते हैं। इसके तहत इस संगठन देश को 1000 बिलियन की राशि उपलब्ध कराई गई है, जिसके तहत वे लोग आपस में इसका व्यापार करते हैं। साथ ही साथ ब्रिक्स संगठन के द्वारा संगठन देशों के बीच आर्थिक विकास के लिए एक उदार बैंक की स्थापना की गई है, जो काफी सहूलियत से संगठन देश को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिसे हम NDB के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, एक चीज आपको जरूर गौर करना है कि ब्रिक्स संगठन अर्थव्यवस्था में
विश्व में शांति स्थापित करने की दिशा में और प्रजातांत्रिक मूल्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगला वीडियो फिर 1-2 दिन में मैं अपलोड करूंगा। तब तक व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें।